नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवा, लेक्चरर इन फिजिक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः सभी दर्शकों का ई प्रैक्टिकल्स की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टू मेज़र डेंसिटी ऑफ ए वायर यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार का घनत्व ज्ञात करना। तो पिछले वाले प्रैक्टिकल की तरह इस प्रैक्टिकल को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज पहला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें इसकी थ्योरी और प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रिकॉशंस, सोर्स ऑफ एरर्स वगैरह के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है यूज़ ऑफ स्क्रू गेज टू मेज़र द डेंसिटी ऑफ ए गिवन वायर। दिए गए तार का घनत्व ज्ञात करना स्क्रू गेज की सहायता से। और इसमें जो एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी वो स्क्रू गेज, मीटर स्केल, तार की लंबाई याद करने के लिए, तार जिसकी डेंसिटी निकालनी है, फिजिकल बैलेंस, तार का मास निकालने के लिए। स्क्रू गेज भी जो है वर्नियर कैलिपर्स की तरह ही दूरी ज्ञात करने का एक उपकरण है, लेकिन इसका जो लिस्ट काउंट है, अल्पतमांक, वो वर्नियर कैलिपर्स की तुलना में कम होता है। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट नॉर्मली 0.01 सेंटीमीटर होता है और इसका उससे भी कम 0.001 सेंटीमीटर होता है। अर्थात ये जो दूरी मेजर करेगा उसको वर्नियर कैलिपर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर करेगा, यानी कि इसमें एरर की जो चांसेज होंगे उससे कम होंगे। लेकिन स्क्रू गेज को तभी काम में लेंगे जबकि हमको उतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी मेज़रमेंट में, साथ ही जो दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, उसकी रेंज कम हो। तो नॉर्मली स्क्रू गेज को जो है किसी तार की मोटाई याद करने, उसका डायमीटर निकालने, उसकी रेडियस निकालने, कोई धातु की चद्दर है उसकी मोटाई याद करने, और कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, छोटी वस्तु है, उसकी लेंथ याद करने में, इस तरीके के जो शॉर्ट रेंज की जो डिस्टेंसेस जो हैं, शॉर्ट रेंज डायमेंशंस जो हैं, उनको मेज़र करने के लिए ही इसको काम में लिया जाता है। और अधिकांश जो इसका जो यूज़, जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। मशीन्स वगैरह के जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके डायमेंशन ज्ञात करने में है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, वायर, शीट्स, इनकी थिकनेस वगैरह ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस स्क्रू गेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जो पिक्चर है वो एक स्क्रू गेज के स्ट्रक्चर को शो कर रही है। इसमें आप ये देखेंगे कि एक यू शेप इसमें बनी हुई है और इसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरे जो हैं, इनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रिप किया जाता है, उसको कसा जाता है। तो इसका एक सिरा जो है वो स्टुड कहलाता है और दूसरा स्पिंडल कहलाता है। तो स्पिंडल जो सिरा है वो मूवेबल होता है। इसको ये जो पीछे थिम्बल जो है इसकी सहायता से मूव कराया जा सकता है, आगे पीछे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवा के। तो जब ये थिम्बल आगे पीछे मूव करता है, थिम्बल के द्वारा इसको आगे पीछे मूव कराया जाता है। तो ये इसमें दो स्केल्स बनी हुई हैं, एक तो ये मेन स्केल है और ये इसकी सर्कुलर स्केल है। इसके अलावा पीछे इसमें रेचेट है। तो रेचेट जो है उसका काम ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रिप कर लेते हैं तो उसके बाद में उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर नहीं पड़े, तो उसके लिए रेचेट को काम में लिया जाता है। तो पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट करते हैं और उसके बाद में ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, रेफरेंस लाइन जो है, उसके सिद्ध में जो इसके कोइंसाइडिंग डिविजन्स जो हैं, संपाती खाने, उनकी संख्या नोट की जाती है और इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट की जाती है। ये इसमें एक लॉक का प्रोविज़न भी है ताकि ये आगे पीछे नहीं खिसके। अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इसमें जो लीनियर स्क्रू, जो लीनियर डिस्टेंस जो तय करता है, रैखिक दूरी जो तय करता है रोटेशन के द्वारा,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके द्वारा जो रोटेशन जो इसको दिए जाते हैं। ये जितनी बार रोटेट करेगा उतना ही ज़्यादा लीनियरली जो है ये डिस्टेंस तय करेगा। तो इसका एक डिवीज़न जो है सर्कुलर स्केल का एक जो डिवीज़न जितनी दूरी तय करता है वो इसका लिस्ट काउंट कहलाता है। और लिस्ट काउंट के बराबर जो है ये मेज़रमेंट कर सकता है। और इसके लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच का मतलब चूड़ी अंतराल, तो इसमें जो चूड़ियाँ जो बनी हुई हैं तो दो सक्सेसिव जो दो क्रमागत चूड़ियों के बीच का जो गैप है वो पिच कहलाता है, चूड़ी अंतराल कहलाता है। यानी कि एक रोटेशन में ये एक बार घुमाने पे जितना आगे पीछे ये मूव करेगा, जितनी डिस्टेंस मूव करेगा वो पिच कहलाती है। और इस सर्कुलर स्केल पर जितने डिवीज़न बने हुए हैं वो इसमें नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी स्क्रू गेज का पिच 1 mm है और इस पर 100 डिवीजन्स हैं इसकी सर्कुलर स्केल पे, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 mm अपॉन 100 यानी कि 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। यदि इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10⁻⁶ मीटर ऑर्डर का होगा। तो इसलिए इसको जो है माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। अब इसमें बात करते हैं कौन से फॉर्मूले जो है इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें डेंसिटी हम निकालेंगे तार की। तो तार की जो डेंसिटी है, तो चूँकि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो तार जो है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बेलनाकार आकृति का होता है और उसका वॉल्यूम होगा πr²L। L जहाँ उसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ या हाइट। सो ρ इज़ इक्वल टू m अपॉन πr²L। इसके अलावा इसमें जो टोटल जो ऑब्जर्व्ड जो रीडिंग जो हम लिखेंगे वो जैसा कि हमने डिस्कस किया, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें पिच निकालेंगे, चूड़ी अंतराल ज्ञात करेंगे। और पिच निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितनी दूरी तय करेगा वो इसकी पिच होगी। और इसको ज्ञात करने के लिए कुछ इसको एन रोटेशन की डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करेगा वो हम नोट कर लेते हैं। मान लीजिए 10 बार इसको घुमाते हैं तो वो डिस्टेंस निकाल लेंगे और वो जो 10 जो चक्रों की संख्या है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब फिर इसके बाद में निकालेंगे इसका लिस्ट काउंट। तो जैसा हमने डिस्कस किया, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो काम आता है उसमें जो है नॉर्मली जो स्क्रू गेज होता है उसमें पिच 0.1 सेंटीमीटर का होता है और 100 डिविजन्स उसमें होते हैं नॉर्मली। तो इसलिए इस लिस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर। या कुछ स्क्रू गेज में जो पिच 0.05 सेंटीमीटर होगा और नीचे जो डिविजन्स है वो 100 की बजाय इसमें 50 रहते हैं, तो वो भी फिर 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम वायर की लेंथ निकाल लेंगे मीटर स्केल से और उसका मास निकालेंगे फिजिकल बैलेंस से। तो इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे MKS यूनिट में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके मेथड की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो वायर जो है या जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस निकालनी है उसको हम यहाँ पर स्टड और स्पिंडल ये जो है इसके बीच में ग्रिप करेंगे, इसके बीच में कसेंगे इस रेचेट को, इस थंबल को घुमाते हुए। तो इसके बीच में इसको ग्रिप करके फिर इसकी रीडिंग देखेंगे, पहले मैन स्केल की और फिर उसके बाद में देखेंगे सर्कुलर स्केल की। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये मैन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। तो ये जो सर्कुलर स्केल है इसका ये जो किनारा जो है इसके जस्ट लेफ़्ट में जितनी मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी वो नोट कर लेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, क्षैतिज रेखा, रेफरेंस लाइन जिसे कहते हैं, इसके सिध में जो है इसके जितने खाने आ जाएंगे सर्कुलर स्केल के वो नोट कर लेंगे। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं मेन स्केल की रीडिंग इसमें ये है 5
और फिर उसके बाद में इसमें एक डिवीज़न और है 0.5 का, और इसके सिद्ध में जो है इसके खाने हैं वो 28, तो 5 + 0.5 + 0.28, तो इस तरीके से 5.78 होगी, और मिलीमीटर में है ये अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले मैन स्केल की रीडिंग लिखेंगे, फिर जो है उसमें सर्कुलर स्केल के जो संपाती खाने हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन्स उनकी संख्या लिखेंगे, फिर वो जो कोइंसाइडिंग डिवीजन्स हो गए उनको मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से, तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग एस और मैन स्केल की रीडिंग दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो इस प्रकार से अपना ये ऑब्जर्वेशन इसका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैन स्केल की रीडिंग जो है अपने पास आती है 0.8 सेंटीमीटर और खानों की संख्या आती है 11, तो इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.011, तो टोटल रीडिंग हो जाएगी अपने पास ये m + s यानी कि 0.811। तो इस तरीके से फिर बारी बारी से 5 अलग अलग जगह वायर के अलग अलग पोजीशन पे उसके अलग अलग जगह जो है हम ये सेम प्रोसीजर दोहराएंगे और ये रीडिंग लेंगे और इनकी मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। ज़ीरो करेक्शन, तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगा कि जब इसके दोनों सिरे से हटा दें, स्टड और स्पिंडल इसके, यानी कि बिल्कुल इसको बंद कर दें, और उस समय यदि मेन स्केल की जो लाइन जो है रेफरेंस लाइन वो सर्कुलर स्केल के 0 से मैच नहीं कर रही है, ऊपर या नीचे है, तो इसमें इसका मतलब ज़ीरो एरर है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये ओरिजेंटल लाइन इस 0 के सिद्ध में है, तो यहाँ कोई ज़ीरो एरर नहीं है। जबकि आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो सर्कुलर स्केल है वो इस 0 से आगे चली गई, यानी कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं 3 खाने अभी आ रहे हैं, तो सर्कुलर स्केल के 3 खानों के बराबर इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। इसमें जो है स्केल जो है पीछे चली गई, तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 खानों के बराबर इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी। तो वास्तविक जो रीडिंग होगी वो ऑब्जर्व रीडिंग, और इसमें जो भी एरर आ रही है ज़ीरो एरर उसको ऐड करना है। ऐड तो कब करना है, यदि नेगेटिव एरर आ रही है, और सब्ट्रैक्ट करना है यदि पॉजिटिव एरर आ रही है। तो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि हमने लिया डायमीटर के अलग अलग 5 जगह ऑब्जर्वेशन लेंगे और पांचों का मीन निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर करेक्टेड संशोधित डायमीटर निकालेंगे, उसमें ज़ीरो एरर प्लस माइनस करके। तो ये डायमीटर आ गया, इसका हाफ करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगी। फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे डेंसिटी के में m/πr² में r, l और m की वैल्यू रख करके, तो अपने पास डेंसिटी आ जाएगी। तो ये तो ऑब्जर्व डेंसिटी आ गई, और अब हम कितनी अपने पास एरर आ रही है ऑब्जर्व वैल्यू में वो इस तरीके से निकाल लेंगे, ρ - ρ0/ρ0, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ ρ0 जो है वो स्टैंडर्ड डेंसिटी है वायर की। तो वायर जिस भी मटेरियल का होगा, लोहे का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, तो सबकी स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है जो बुक में दी हुई रहती है, तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे। फिर इसके बाद में रिजल्ट्स लिखेंगे, तो जो भी वायर है उसका डायमीटर लिखना है, तो ये सेंटीमीटर में या स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑब्जर्व डेंसिटी जो है वो यहाँ लिख देंगे, स्टैंडर्ड डेंसिटी जो रहती है वो यहाँ लिख देंगे, परसेंटेज एरर यहाँ लिख देंगे। प्रिकॉशंस जो है, सबसे पहला रेचेट का जो अरेंजमेंट इसमें दिया हुआ है उसको ज़रूर काम में लेना है, क्योंकि प्रेशर हमको थिम्बल के द्वारा एक्स्ट्रा प्रेशर इस पर नहीं लगाना है, वरना एक्चुअल डायमीटर अपने पास नहीं आएगा। तो उसको रेचेट से ही काम में लेना है, तो रेचेट से एक्सेस प्रेशर जो होता है, एक्स्ट्रा दबाव उस पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा स्क्रू को हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसकी जो चूड़ियाँ जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और उससे उसमें जो है बैकलैश एरर जो है, पिचन त्रुटि वो आ जाती है। इसके अलावा स्क्रू को जो बिल्कुल फ्रीली मूव करना चाहिए बिना किसी फ्रिक्शन के। यदि फ्रिक्शन है तो उसमें जो है लुब्रिकेंट उसमें डालना चाहिए। और रीडिंग
कम से कम 4 बार नोट करनी चाहिए, 4 अलग अलग जगह पे, और हमेशा जो है परपेंडिकुलर देखना चाहिए ताकि उसमें पैरेलक्स एरर जो है, लाम्बिक त्रुटि जो है वो कम की जा सके। अब सोर्स ऑफ एरर्स इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो इससे एरर आ सकती है। इसके अलावा जो बैकलैश एरर की हमने बात की, पिछन त्रुटि की, उसको कम तो कर सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो जितना हो उतना उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ये स्क्रू गेज जितना पुराना होता जाएगा बैकलैश एरर की चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो आज हमने जो है ये डिस्कस किया इसकी थ्योरी और प्रोसीजर का पार्ट। नेक्स्ट हम जो है इसका वर्चुअल लैब के माध्यम से इसमें रीडिंग लेकर के देखेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। धन्यवाद।